रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 9th क्लास की उर्दू मीडियम जो बायोलॉजी न्यू बुक आई है उसका दूसरा लेक्चर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आपके साथ जो है वो हमने पहला लेक्चर शेयर किया था जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था कि बायोलॉजी के अहम शोबे कौन से हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें क्या आएगा। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो हमारे पास कुछ आ सकता है कि जी बायोलॉजी जो है इसके जो झैली शोबे हैं यानी कि इसकी जो ब्रांचें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी ब्रांचों के हवाले से जो है वो हमारे पास इसका लॉन्ग सवाल आ सकता है कि बायोलॉजी की कोई सी 4 कोई सी 5 या इसके अलावा वो बोल सकते हैं कि जी आप इसकी जो है वो ब्रांचों की कोई सी 5 या 6 की जो है वो आप डेफिनेशन कर दें। तो चलिए यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो तकरीबन जो है वो काफी ज्यादा 20 के करीब जो है वो ब्रांचेस दी गई हैं। इनको जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच दी गई है वो दी गई है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है इसको देखते हैं। मॉर्फ से आपने याद रखना है इसकी फॉर्म, यानी कि फॉर्म क्या होगी। मॉर्फोलॉजी से आपने क्या याद रखना है जी, फॉर्म। फॉर्म कहते हैं बनावट की, ये जानदारों की बनावट। अब ये आपने ज़हन में रख लेना है कि जी बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो अब हमने तज़किरा सिर्फ और सिर्फ किसका होना है, जानदारों का। बेजान चीजों का बायोलॉजी के अंदर कोई तज़किरा है ही नहीं, यानी कि ऐसी चीजें जिनके अंदर जिंदगी की जो है वो रमक नहीं है, जिंदगी नहीं पाई जाती, उनका बायोलॉजी के अंदर कोई काम जो है वो अब आपने नहीं देखना। चंद एक जो है वो टॉपिक हमारे होंगे इसके अलावा कि जानदार जो हैं उनकी बनावट कैसी है, किस तरह की जो है वो चीज की उनकी फॉर्म कैसी है और उनकी साख्त कैसी है, बने किस चीज के हैं और वो चीजें आपस में मिली हुई कैसे हैं। इसका मुताला जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। इसके आगे इसका इतलाक है कि इस शाख में बैरूनी शक्ल सूरत, यानी कि आपको जो चीज नजर आ रही है, फॉर्म का मतलब है कि जो आपको फिजिकली चीज सामने नजर आ रही है, जैसे कि शक्ल है, रंग है, पैटर्न वगैरह है, के साथ जो है वो अंदरूनी साख्तों जैसे कि अज़ा का भी मुताले। अंदरूनी साख्तें जो है जैसे कि दिल की साख्त हो गई, फेफड़ों की साख्त हो गई, हाँ उसको डाइसेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको काटा नहीं जाएगा। सिंपल आपको बाहर से जैसा वो नजर आ रहा है, कोई ऑर्गन जैसे अज़ा नजर आ रहा है वो आप वैसे ही देखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाती थी मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है जी हमारे पास एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी ही की आगे डिटेलिंग जो है वो हमारे पास है एनाटॉमी, कि ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों को खास तौर पर जो इंसान है उसकी अंदरूनी साख्तों का मुताला किया जाता है। कि आपके पास जब आज एक जानदार मौजूद है तो आप उसको अगर ज़ाहरी तौर पे देखते हो तो फिर हम कहते हैं कि वो मॉर्फोलॉजी है। अगर उसकी जिल्द काट दी जाए, उसको क्रॉस कर दिया जाए, उसका डाइसेक्ट किया जाए, उसके हिस्से जो है उसमें से काट कर अंदर की चीज को देखा जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, एनाटॉमी है। तो यहां तक हमारे पास एनाटॉमी की डेफिनेशन आ गई जी। इसका इतलाक क्या है कि ये बीमारियों की तशखीस यानी कि बीमारियों को जांचना, तभी इलाज की तैयारी यानी कि ऑपरेशन करने वाले जो ज़ार हैं वो कैसे तैयार किए जाएंगे, और जिंदगी का म्यार को बेहतर बनाने में मदद देती है। यानी कि एनाटॉमी जो है वो क्या करती है कि पहले तो ये कि बीमारी की तशखीस कहते हैं कि बीमारी का पता चलाना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे अपनी बीमारी जो अलामात होती हैं वो बताते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे जो है वो 2-3 दिन से जो है वो खांसी आ रही है, नज़ला हो गया है और मेरा जिस्म जो है वो कांप रहा है। तो वो आपको बताता है अच्छा आपको बुखार हो गया, आपको ये मसला है। तो वो जो आपको बीमारी बताता है आप उसे अलामात बताते हैं और उसके बदले में जो बीमारी बताते हैं तो वो हम कहते हैं उसने तशखीस की है। इसी तरह इलाज की तैयारी की जाती है और जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में एनाटॉमी मदद देती है। मसलन निज़ाम के अज़ा का मुताला जो है उसके जरिए से जो है वो क्या होता है कि जिंदगी का मेयार जो है वो बेहतर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी ब्रांच है जी फिजियोलॉजी। आपने इनके नाम भी याद करने हैं और इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि वो आपको ना दे। और ये तमाम की तमाम जो डेफिनेशन है क्या ये सारी याद करना जरूरी है? जी हाँ, ये याद करना जरूरी है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं। वो आपसे पूछ सकता है एनाटॉमी की डेफिनेशन करें, मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन करें, हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन करें, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन करें। तो आपने इन तमाम को याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। तो फिजियोलॉजी क्या है हमारे पास कि देखें, मॉर्फोलॉजी में हमने अज़ा चीजें और साख्तें देखी, एनाटॉमी में अंदर की सामतें देखी, फिजियोलॉजी में हमने जिस्मानी हिस्सों के कामों को देखना है कि वो जिस्म के जो हिस्से हैं वो काम किस तरह करते हैं। कि बायोलॉजी की ये शाख जिस्म के हिस्सों के अफाल यानी कि उनके काम करने के जो तरीके हैं उनका मुताला
से मुतल्लक है। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। आगे हमारे पास इसका इतलाक है कि इसमें हम देखेंगे क्या। मिसाल के तौर पर खून की गर्दिश यानी कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिस तरीके से हमारे पूरे जिस्म में वो खून पहुंचाता है, कि दिल कैसे पंप होता है, नालियों में खून कैसे पहुंचता है और पूरे जिस्म के अंदर वो किस तरह से जो है वो गर्दिश करता है, कैसे पूरे जिस्म में जरूरी अज़ा को मुंतकिल करता है। तो ये हमारे पास जो है फिजियोलॉजी में हो जाएगा। अब अगर हमारे पास देखेंगे तमाम तीनों जो ब्रांचें हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के हवाले से हैं, जिस्मानी शक्ल सूरत और अंदरूनी शक्ल सूरत के हवाले से हैं। इसी तरह हिस्टोलॉजी भी है। हिस्टोलॉजी के अंदर क्या होता है जी, बाफ्टो यानी कि जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज हमारे पास एक जैसे सेल्स जब आपस में मिलते हैं जो एक ही काम करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि वो टिश्यूज हैं, कि ऐसे सेल्स जो आपस में मिलते हैं और उनका काम भी जो है वो एक जैसा होता है, यानी कि सेल्स का एक ग्रुप, सेल्स का जो ग्रुप है जो एक ही काम परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं टिश्यूज हैं। उसका खुर्दबीनी यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला जो है ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी जो है वो हमारे पास इसमें सिंपल आपने याद रखना कि अगर टिश्यूज का मुताला खुर्दबीन से हो रहा है यानी कि माइक्रोस्कोप से हो रहा है तो हिस्टोलॉजी है, अदरवाइज हम उसे एनाटॉमी में भी ले जाते हैं। अब टिश्यूज क्या कहते हैं जी, टिश्यूज की ये डेफिनेशन दी गई है जी। टिश्यू से मुराद एक जैसे सेल्स का वो ग्रो है जो एक ही अफाल सरंजाम देता है। ये टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने मुख्तसर से दी है। पहले हमारे पास यहाँ तक जो है ये हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन है, आगे हमारे पास ये टिश्यू की डेफिनेशन है, आगे है जी हमारे पास यहाँ पे हिस्टोलॉजी का इतलाक। टिश्यूज का तज्जिया करके बीमारियों की तशखीस यानी कि इनका पता चला जाता है। तो टिश्यूज का मुताला करते हैं, उनको जांचते हैं, एनालिसिस करते हैं तो बीमारियों का पता चलता है। अद्वियात का मुताला करते हैं, अज़ा की साख्त देखते हैं यानी कि दिल कैसा है, फेफड़े कैसे हैं, और अफ़ाल को समझने में मदद फराहम करता है। तो ये हमारे पास पहली इसकी चार जो है वो ब्रांचें हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसको आपने याद रखना है कि जी साइटोलॉजी जो है ये हमारे पास सेल्स का मुताला है, कि सेल्स यानी कि जिंदगी, जो ऊपर हमने कहा कि सेल्स का ग्रुप है, तो सेल्स क्या है, सेल्स यानी कि जिंदगी की बुनियादी इकाइयों का मुताला जो है ये साइटोलॉजी कहलाता है। तो इसमें आपने सिंपली जो है वो सेल्स जो एक सेल जो है जो जिंदगी बनाता है उसको उसका मुताला आपने साइटोलॉजी में करना है। सलाह क्या है जी इसका कि साइटोलॉजी सेल्स और उनके ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल्स और उसमें पाए जाने वाले जो छोटे ऑर्गेनेल्स हैं वो हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर में पढ़ेंगे, कि साख्त को समझने के लिए तहकीक करते हैं, वो सेल्स की तकसीम के अमल का भी जो है वो क्या करते हैं जी, मुताला करते हैं। साथ हमारे पास एक ब्रैकेट दी गई है जी जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज क्या है कि इंसानी जिस्म 30 खरब से ज्यादा सेल्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ इकसाम के सेल्स मुनफरिद जो है वो साख्त रखते हैं। तो इंसानी जिस्म कितने सेल्स पर मुश्तमिल है, 30 खरब से ज्यादा सेल्स पर। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जी माइक्रो बायोलॉजी, मालिक्यूलर बायोलॉजी, कि ये बायोमालिक्यूल्स, मसलन बायोमालिक्यूल्स किन को कहते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। बायोमालिक्यूल्स किन को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को बायोमालिक्यूल्स कहते हैं। तो इन चारों मालिक्यूल्स का जो मुताला है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, माइक्रो मालिक्यूलर बायोलॉजी, कि ये बायोमालिक्यूल्स मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड का मुताला है। तो ये इसी के अंदर हमारे पास दो डेफिनेशन है, दो शॉर्ट क्वेश्चन है। मालिक्यूलर बायोलॉजी की भी डेफिनेशन इसी के अंदर है, और अगर हम इसको जो है वो लिख दें यहाँ से कि बायोमालिक्यूल्स मसलन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें तो ये हमारे पास बायोमालिक्यूल जो है इसका जवाब बन जाता है। यहाँ से आगे जो है जी हमारे पास इसका इतलाक क्या है, मालिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जिंदगी के इन अमाल का मुताला करते हैं, दवाएं तैयार करते हैं और जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार तख्लीक करते हैं। जीनियाती तौर पर यानी कि जिनको जो है वो आपने 8 क्लास अगर पढ़ी है तो उसमें आपने GMO जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो था वो टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें जीन्स की तब्दीलियां करके नए जानदार पैदा किए जाते हैं। तो उन तमाम की तहकीक जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जी एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास क्या है जी, एम्ब्रियो का मुताला। एम्ब्रियो किसे कहते हैं ये उन्होंने बताया होगा आगे कि जी फर्टिलाइज अंडे यानी कि फर्टिलाइज जो एग है से एक मुकम्मल जानदार के बनने का अमल जो है ये एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं, एम्ब्रियो का मुताला जो है वो हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोलॉजी है। यहाँ पे इन्होंने ये एम्ब्रियो की डेफिनेशन दे दी है कि एम्ब्रियो असल में है क्या, कि फर्टिलाइज्ड एग जो है उससे एक जानदार बनने का जो मुताला है वो एम्ब्रियो ही कहलाता है। ठीक है, कि एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल के जो आपस में जायगोट्स हैं वो मिलते हैं और एक जायगोट बनता है जिसे एम्ब्रियो वगैरह कहा जाता है।
اس شعبے میں سائنسدان جو ہے وہ ٹیشوز اور اعضاء کے بننے کا مطالعہ کرتے ہیں کہ سائنسدان یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے یعنی کہ ایک جو سیل ہے فرٹیلائزڈ ایگ اس کے ملنے سے جو ہے اس کی تقسیم سے کیسے مختلف سیلز کے گروپ بن جاتے ہیں, کیسے ان سیل سے پھر اعضاء بنتے ہیں یعنی کہ ہاتھ, پاؤں, سر, آنکھیں, یہ ساری چیزیں کیسے بنتی ہیں. پیدائش کے نقائص کی نشاندہی یعنی کہ جب جاندار پیدا ہوتا ہے, ایون کہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے, تو اس میں کون سی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ نقائص پیدا کر دیتی ہیں, وہ کیوں معذور پیدا ہوتا ہے, اس کو بیماریاں کی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزوں کا مطالعہ جو ہے ایمبریولوجی میں ہوتا ہے. طبی علاج کے طریقے بھی جو ہے وہ اس سے تیار کیے جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی جینیٹکس. تو اوپر ہم نے جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ پڑھا تھا ایمبریو. جینیٹکس کیا ہے جی؟ جینیٹکس ہمارے پاس فرسٹ جو 4 ورڈ ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بنتا ہے جینز. اگر آپ نے 8 پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جینز کیا کرتے ہیں, یہ والدین سے بچوں میں خصوصیات کو منتقل کروانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کہ جینیٹکس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں, یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں والدین کی خصوصیت کا اولاد میں منتقلی کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی ڈیفینیشن آ جائے گی کہ جینیٹکس جو ہے یہ جین سے ریلیٹڈ ہے, اور جینز کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ والدین کی جو خصوصیات ہیں ان کو بچوں میں منتقل کروانا. آگے ہمارے پاس اس کا اطلاق کیا ہے کہ جینیٹکس میں سائنسدان جینیاتی بیماریاں یعنی کہ ایسی بیماریاں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں کہ اسباب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیسے جو بیماریاں ہیں والدین سے بچوں میں آ جاتی ہیں, اور پودوں اور جانوروں کی بہتر اقسام تیار کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ جینیٹکس کے اندر ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ دیا گیا ہے جی ہمارے پاس پیلینٹولوجی. پیلینٹولوجی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو پیلینٹولوجی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو پیلینٹولوجی بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں فوسلز کا مطالعہ کیا جاتا ہے. فوسلز کا ہمارے پاس مطالعہ کیا ہے, یہاں تک اس کی ڈیفینیشن ہے. فوسلز کا مطالعہ, فوسلز ہوتے کیا ہیں, یہ شارٹ کویسچن ہمارے پاس سائٹ پہ دیا گیا ہے. فوسلز کیا ہے کہ تمام پودوں اور جانوروں کی باقیات یعنی کہ جو ڈھانچے ہیں ان کے جو چٹانوں اور دیگر ارضیاتی تشکیلوں میں محفوظ ہو گئے ہیں, یعنی کہ زمین کی تہوں کے اندر جو محفوظ ہو گئے ہیں یا چٹانوں کے اندر جو ہے وہ پودوں اور جانوروں کے ڈھانچے محفوظ ہو گئے ہیں, تو ان کو ہم فوسلز کہتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا. دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو زمین پہ پائے جاتے تھے, مگر ہمیں صرف ان کی ہڈیاں, کچھ ان کے نشان ملے ہیں جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین پہ وہ موجود رہے ہیں. سب سے قدیم معلوم فوسل جو ہے ہمارے پاس یعنی کہ جو ڈھانچہ ہے, یہ سب سے قدیم جو ہمارے پاس جاندار ہے اس دنیا کا وہ کیا ہے جی؟ سائنوبیکٹیریم ہے, جو تقریباً 3.5 ارب سال جو ہے وہ پرانا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایم سی کیو کہ اس دنیا کا سب سے قدیم جو ہمارے پاس فوسل ہے وہ کس کا ہے؟ وہ سائنوبیکٹیریم کا ہے, جو 3.5 ارب سال جو ہے وہ پرانا ہے. تو یہ ہمارے پاس آگے اس کا جی یہاں سے اطلاق ہے. پہلے شارٹ کویسچن ہے پیلینٹولوجی کسے کہتے ہیں, دوسرا ہے فوسلز کنہیں کہتے ہیں. پیلینٹولوجی اور اس کا جو ہے وہ اطلاق بیان کریں, یہ بھی ہمارے پاس سوال بن جاتا ہے کہ فوسل کے تجزیے کے سائنسدان جانداروں کی ارتقائی تاریخ کو جان سکتے ہیں. ارتقائی تاریخ کیا ہوتی ہے کہ کس طرح جاندار جو ہیں وہ اس زمین کے اوپر مختلف سٹیجز میں سے مختلف تبدیلیوں کے بعد پیدا ہوتے رہے ہیں. مثال کے طور پر ڈائناسورز کے فوسل. اب دیکھیں یہ ڈائناسورز جو ہیں یہ آپ نے فلموں میں ہی دیکھے ہوں گے, تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ کوئی ڈائناسور جیسی مخلوق جو تھی وہ اس دنیا میں موجود تھی؟ تو ان کے بھی جو ڈھانچے ہیں, ان کے فوسل جو ہیں وہ ہمیں زیر زمین ملے. ان سے ہمیں پتا چلا کہ ڈائناسور کے فوسل جو ہیں وہ اس بات کے شواہد انہوں نے ہمیں فراہم کیے کہ زمین پر لاکھوں سال پہلے بیوہیکل جو رینگنے والے ریپٹائل سے جاندار موجود تھے. یعنی کہ اتنی بڑے ریپٹائل کہتے ہیں رینگنے والے جو جاندار ہیں, جیسے چھپکلیاں ہو گئی وغیرہ. تو یہ ہمیں اس زمین کے اوپر جو ہے وہ ان کے فوسل سے ہی پتا چلا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ٹیکسونومی. ٹیکسونومی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آپ نے 8 میں پڑھی ہوگی کہ ٹیکسونومی جو ہے یہ ٹیکسا سے ریلیٹڈ ہے. ٹیکسا کیا ہے جی؟ جانداروں کی کلاسیفیکیشن کے اکارڈنگ. اب اس کو دیکھتے ہیں, یہ بایولوجی کی شاخ ہے جس میں مماثلتوں اور اختلافات کی بنیاد پر جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جاندار ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھ لیا جاتا ہے, جو جاندار ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ان کو مختلف گروپس میں رکھ لیا جاتا ہے. جانداروں کی کلاسیفیکیشن سے زندگی کے تنوع کو منظم اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کا اطلاق ہے, یہاں تک اس کی ڈیفینیشن ختم ہو جاتی ہے کہ جو جانداروں کی تنوع ہے یعنی کہ ڈائیورسٹی ہے, جو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی مین کے جانداروں کی نسلیں جو ہیں, اقسام جو ہیں, نئی اقسام کی شناخت کی جاتی ہے اور ارتقائی تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں جو ہے وہ
कौन सा जो है वो तल्लक मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ये हमारे पास, इकोलॉजी जो है इसको हम कहते हैं तो जी ये क्या है जी, ये शाख जानदारों के और उनके माहौल के मबैन तल्लक से मुतल्लिक है। कि आप देखें कि आप जानदारों और उनके माहौल में क्या रिलेशनशिप है। इकोलॉजी से जानदारों के तनू यानी कि उनकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने और माहौलियाती मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। फूड चेन इस बात की मिसाल है कि जानदार किस तरह तवानाई और गुज़ार के लिए आपस में जुड़े होते हैं। तो फूड चेन आपने जो है ये देखा होगा 8 क्लास के अंदर, आपने समझा होगा कि फूड चेन क्या है। कि हमारे पास फर्ज करें जी एक घास का पौधा है, तो इसको जो है वो खा जाता है जी एक जो है वो समझ लें कीड़ा खा जाता है, और इस कीड़े को जो है वो आगे खा जाती है जी एक मुर्गी, और मुर्गी को जो है वो आगे खा जाता है जी एक गीदड़। तो इस एक जो तल्लक है, ये जो चेन बनती है, इसको हम कहते हैं फूड चेन। कि किस तरह से जानदार जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी। मेरीन वाटर से है, यानी कि समुद्री पानी से है, कि समंदर के अंदर पाई जाने वाली जो जिंदगी है उसका मुताला क्या है जी। ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें समंदरों के पानी में जिंदगी का मुताला है, कि समंदर के अंदर कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं, किस तरह से जो है वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, सब कुछ जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है वो समंदर की लाइफ वो मरीन बायोलॉजी में आएगी। इतलाक क्या है जी, कि ये समंदरी जानदारों की तनू यानी कि इनकी इकसाम को समझने, नए इकसाम के दरियाफ्त करने, समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल हल करने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर जी कोरल रीफ जो है ये समुद्री जानदारों की वसी इकसाम को सहारा देते हैं, यानी कि जो समंदर के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पत्थर वगैरह होते हैं। पैथोलॉजी जो है ये हमारे पास क्या है, ये पैथोजेंस के हवाले से है कि ये बीमारियां, यानी कि पैथोजेंस कहते हैं ऐसे जरासीम को जो इंसानों में जानदारों में बीमारियां फैलाते हैं। ये बीमारियां और उनके असबाब यानी कि उनकी वजह क्या है और उनके असरात का मुताला है। आगे इसका स्कोप क्या है जी, इसका जो है वो हमारे पास इतलाक क्या है कि पैथोलॉजी से बीमारी की तशखीस, उसकी रोकथाम और इलाज में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर पैथोलॉजिस्ट ये मुताला करते हैं कि सेल्स की बेकाबू तकसीम और फैलाव किस तरह कैंसर का सबब का मौजब बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम से है ये जी हमारे पास इम्यून सिस्टम। आपने कोरोना में सुना होगा कि जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा उसको कोरोना से कुछ नहीं होगा। तो इम्यून सिस्टम हम कहते हैं जी मुदाफियाती निज़ाम, ऐसा निज़ाम जो इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद है, जो बाहर से आने वाले जो जरासीम हैं जो इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं उनके खिलाफ क्या करता है, लड़ता है और जिस्म को बीमारियों से महफूज बनाता है। तो ये वो शाख है जिसमें मुदाफियाती निज़ाम यानी कि इम्यून सिस्टम के हिस्सों और बीमारियों के खिलाफ इनके किरदार का मुताला किया जाता है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, आगे इसका इतलाक है। अच्छा, क्या सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना ठीक है? नहीं, आप इसका इतलाक भी लिखेंगे, क्योंकि मोस्टली पहले तो ये था कि सिर्फ डेफिनेशन दी जाती थी और वो पूछते थे कि ये डेफिनेशन लिखते हैं। अब इसका साथ इतलाक दिया गया कि आप इस ब्रांच का इतलाक कहाँ पे करेंगे, यानी कि आपने ये ब्रांच पढ़ी है तो आपको इसमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा जी इम्यूनोलॉजिस्ट वैक्सीन तैयार करने, जैसे कि आप कोरोना की वैक्सीन आई थी तो वो टीके लगाते थे उसके वैक्सीन के, तो उसको जो है वो क्या करते हैं जी, वो वैक्सीन तैयार करते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट जो हैं। खुद कार मुदाफियाती जो बीमारियां यानी कि खुद ब खुद जो ठीक होने वाली बीमारियां हैं का इलाज करने और इन्फेक्शन के खिलाफ मुदाफियाती रद्द अमल बेहतर बनाने के लिए तहकीक करते हैं। तो ये हमारे पास इम्यूनोलॉजी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमारे पास आखिरी जो है वो इसकी ब्रांच है। तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो है वो किस चीज़ का मुताला किया जाता है, तो ये इसके अंदर फार्माकोलॉजी से आपने याद रखना है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो होती हैं जो अद्वियात बनाती हैं और अद्वियात को बनाने के बाद उसका इंसानी जिस्म के ऊपर असरात का मुताला करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेशन आ जाएगी कि ये वो शाख है जिसमें अद्वियात और जिस्म पर उनके असरात का मुताला किया जाता है। कि पहली बात तो ये है कि आपने मेडिसिन बनानी है, और दूसरी कि मेडिसिन जब तैयार कर ली तो फिर उसको टेस्टेड करना है कि इसके इंसानी जिस्म के ऊपर असरात क्या आएंगे। ये नई अद्वियात की तैयारी में मदद फराहम करती है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है कि मिसाल के तौर पर नई एंटीबायोटिक्स ऐसी बायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं, तैयार की जाती हैं, जो बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ तक हमारे पास है जी इसकी मुकम्मल ब्रांचेज हैं। तो इन ब्रांचेज को जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएंगी तो 4-5 ही आएंगी, यहाँ बड़ी बात है 6 आ जाएंगे, मगर अगर ये शॉर्ट में आएंगी तो फिर किसी भी ब्रांच की वो डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें।